राज्य का पतन और छोटे साम्राज्य का उदय। दोस्तों, भारत के इतिहास में 18वीं सदी काफी रोमांच भरी सदी रही है। इसी सदी में मुगल साम्राज्य जैसा बड़ा और मजबूत साम्राज्य टूटना शुरू हुआ। इसी सदी में मराठा और मैसूर जैसे साम्राज्य ऊंचाइयों पर पहुंचे थे और इसी समय पर अंग्रेजों ने भारत में एक्सपेंशन शुरू किया था। अब हम जानेंगे कि किस तरह मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ और किस तरह भारत में छोटे छोटे साम्राज्य बनने लगे। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर द्वारा रखी गई थी। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया और मुगल साम्राज्य शुरू किया। बाबर के बाद हुमायूं 1530 में गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ साल ही राज कर पाए। 1540 में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य यानी सूरी साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन यह साम्राज्य कुछ साल ही राज कर पाया। 1555 में हुमायूं की सेना ने सूर साम्राज्य को हराकर फिर से मुगल साम्राज्य शुरू कर दिया। 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा और भारत में मुगल साम्राज्य को बहुत फैलाया। अकबर के समय में मुगल साम्राज्य ने काफी तरक्की की। अकबर ने अपने समय पर राजपूत राजाओं के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे थे। अकबर ने खुद एक हिंदू रानी जोधाबाई से शादी की थी। ये उनके द्वारा राजपूतों के साथ अच्छे रिलेशंस का सबूत है। अकबर के बाद जहांगीर मुगल साम्राज्य के राजा बने थे। उनके समय पर ही ब्रिटिशर्स ने भारत में व्यापार करना शुरू किया था, लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स ने भारत पर विस्तार करना शुरू नहीं किया था। जहांगीर के बाद गद्दी पर शाहजहां बैठे। शाहजहां के समय को मुगल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। शाहजहां ने ही ताजमहल और लाल किला जैसी कई इमारतें बनवाई थीं। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की गद्दी को संभाला। औरंगजेब के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। इसका एक कारण औरंगजेब द्वारा लाई गई नीतियां तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा कारण यह था कि औरंगजेब के बाद कमजोर राजाओं की मानो लाइन सी लग गई हो। किसी भी राजा में मुगल साम्राज्य को आगे ले जाने का जज्बा नहीं था। साथ ही साथ एक वजह मुगल राजाओं के मंत्रियों का स्वार्थ भी था। राजा के मंत्रीगण और सेनापति अक्सर राजनीति में घुसने की कोशिश करते रहते थे, जिसकी वजह से साम्राज्य और कमजोर होता रहा। वो अपने हिसाब से कमजोर राजाओं को गद्दी पर बैठाते थे ताकि उनके पास राज्य को संभालने की ज्यादा शक्तियां हों। एक मजबूत राजा न होने के कारण मुगल फौज में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, जिसके चलते फौज भी कमजोर पड़ गई। फौज के कमजोर पड़ने की वजह से बाहरी ताकतों को मुगल साम्राज्य एक आसान शिकार दिखने लगा। इसके चलते भारत पर काफी आक्रमण होने लगे। 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और उस समय के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर भारत को लूटा और कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले गया। इसी समय पर अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर आक्रमण कर भारत में बहुत लूट मचाई थी। 1761 में अब्दाली को रोकने के लिए मुगलों ने मराठों से मदद मांगी थी। इस तरह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत में तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें अब्दाली की सेना ने मराठों को हरा दिया था। मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर थे, जो 1857 तक शासक रहे, लेकिन इस दौरान वो केवल नाम के ही शासक थे। उन्हें अंग्रेजों द्वारा लाल किले में नाम मात्र की पेंशन पर रखा गया था और 1857 की क्रांति के बाद उन्हें अंग्रेजों ने रंगून, जो कि बर्मा में था, भेजकर मार दिया था। उनके साथ साथ मुगल साम्राज्य भी खत्म हो गया था। 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तब इस साम्राज्य के अंदर कुछ छोटे छोटे साम्राज्यों ने जन्म लिया। इनमें से जो भारत को एक करने की क्षमता रखता था वो था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में रखी थी। इस समय पर औरंगजेब मुगल शासक था। छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच काफी मतभेद होते रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपना मराठा साम्राज्य अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की मदद से चलाते थे। इनमें सबसे ऊपर थे पेशवा। महाराज की मृत्यु के बाद उनके वंशज आपसी मतभेदों के कारण कमजोर पड़ते गए, लेकिन इस समय पर पेशवा काफी मजबूत होने लगे। मराठा साम्राज्य को आगे ले जाने का सारा दारोमदार
उनके कंधों पर ही था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ और बालाजी राव के समय पर मराठा साम्राज्य ने काफी तरक्की की थी, जिसके चलते ये भारत का एक मजबूत साम्राज्य उभर कर सामने आ रहा था। मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद बहुत से मुगलों के गवर्नर ने भारत के अलग अलग स्टेट्स में मुगल शासन के तहत अपना शासन शुरू किया था, जिसमें बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे स्टेट्स शामिल थे। बंगाल में 1717 में मुर्शिद कुली खान को गवर्नर बनाया गया था। उन्होंने बंगाल में अपनी सरकार चलानी शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों से नाता नहीं तोड़ा और समय समय पर टैक्स भी भेजते रहते थे। मुर्शिद कुली खान के बाद जब अली वर्दी खान आए तो उन्होंने ऑफिशियल रूप से मुगलों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उनके अंग्रेजों से भी काफी मतभेद होने शुरू हो गए थे। ये मतभेद उनके बाद सिराजुद्दौला के समय पर इतने बढ़ गए थे कि अंग्रेजों और सिराज के बीच एक युद्ध भी हो गया था। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। बंगाल उस समय तक बहुत बड़ा राज्य था और टैक्स में इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई बंगाल को कब्जे में लेता तो वो इनडायरेक्टली पूरे भारत पर कब्जा करने की क्षमता रखता था। बंगाल के अलावा मुगलों के गवर्नर ने हैदराबाद और अवध में भी अपना राज स्थापित किया था। इनके अलावा मैसूर, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के राज में काफी मजबूत राज्य बन गया था। उनकी फौज, इकोनॉमी और फ्रेंच लोगों से रिश्ते काफी मजबूत थे। यही कारण था कि उनके अंग्रेजों से काफी मतभेद होते रहते थे। भारत के उत्तर में पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के समय पर एक बहुत ही मजबूत राज्य की तरह उभरा। इसमें आज का पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके शामिल थे। काफी लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के समय में उनकी फौज एशिया में दूसरी सबसे बड़ी फौज थी। यही कारण था कि उनके रहते अंग्रेजों ने कभी पंजाब पर हमला नहीं किया। अंग्रेजों ने अपनी फौज और रणनीति के चलते भारत पर कब्जा किया था। उनके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य के अलावा छोटे लेकिन मजबूत कई साम्राज्य थे। उन्हें इन अलग अलग साम्राज्यों से लड़ने के लिए हर बार अपनी रणनीति में बदलाव लाने पड़ते थे। तो किस तरह अंग्रेज इन सभी को हराकर भारत पर कब्जा कर सके, इस बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। बने रहिए